In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, द डाइंग सन। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, द डाइंग सन। डाइंग, डूबता सूरज। ठीक है, अब आप इसके टाइटल पेज से आप थोड़ा सा सोचें कि द डाइंग सन ये स्टोरी किस बारे में होगी। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा या इसकी समरी नहीं देखी, तो आप लोग सबसे पहले अपने माइंड में थोड़ा सोचें कि डाइंग सन का क्या मतलब है। डूबता सूरज, सूरज मतलब इट्स समथिंग ऑल अबाउट सन, कि सूरज के बारे में। तो सिमिलरली ये कहानी जो है सोलर सिस्टम के बारे में है, कि सोलर सिस्टम यानी सूरज निज़ाम जो शमसी है, निज़ाम शमसी, वो किस तरह से वजूद में आया। सूरज ने किस तरह से उसने अपने आप को तब्दील किया, वो कैसे डूबा, उसमें कैसे तगय्युर आया, ऐसा कौन सा अमल था जो कि सोलर सिस्टम का जो है वो रीज़न बना। तो डूबता सूरज, मरता सूरज, रंग बदलता सूरज, या एक हालत से दूसरी हालत में बदलता हुआ सूरज। ठीक है, तो ओके, तो ये जो चैप्टर है ये लिखा है सर जेम्स जीन्स ने। एक्चुअली सर का ख़ताब जो है उस शख्स को दिया जाता है जो कि कोई मार्वलस अचीवमेंट्स जिसने हासिल की हों किसी भी फील्ड में। तो सर जेम्स जीन्स जो हैं वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, यानी माहिर फ़ल्कियात, यानी सितारों से और सूरज से और इससे मुतल्लिक जो उनके पास उन्होंने बहुत सारा काम किया था। तो एस्ट्रोनॉमर थे, माहिर फ़ल्कियात थे। इसके अलावा वो एक फ़िज़िशन यानी एक फ़िज़िस्ट भी थे, और साथ में जो है वो एक राइटर भी थे। तो उन्होंने जो है इस फील्ड में बहुत सारा काम किया है, और मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, ही बिलोंग टू मैथमेटिक्स एज वेल। सो ही वॉज अ ब्रिटिश पर्सन, और उन्होंने जो है वो ब्रिटिश साइंस के लिए, एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िक्स और मैथमेटिशियन के लिए बहुत सारे थ्योरम और बहुत सारी थेरीज़ भी पेश की हैं। तो ये उनका जो चैप्टर है डाइंग सन, ये एक थेरी पर बेस करता है जिसका नाम है बिग बैंग थेरी। ओके, इसकी हम लोग समरी एनालिसिस की तरफ जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ट्रांसलेशन क्यों नहीं पढ़ रहे। एक्चुअली ट्रांसलेशन इसलिए हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि ट्रांसलेशन इसकी आनी ही नहीं है। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन नहीं आएगी। इसमें से हम लोगों ने सिनोनिम्स देखने होंगे, इसमें से सिनोनिम्स आएंगे इनके चैप्टर्स में से। ये प्रोज़ है और प्रोज़ की टेक्स्ट में से सिनोनिम्स आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आप लोगों को समरी इतनी डिटेल्ड के साथ पढ़ा दी जाएगी कि आप लोग इस काबिल हो जाएंगे दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन आंसर सेशन एंड यू वुड बी एबल टू सॉल्व योर सिनोनिम्स एंड ऑल दैट। ओके, तो समरी की तरफ मूव करते हैं, समरी एनालिसिस करते हैं हम लोग इसका। एक्चुअली इस कहानी में, इस प्रोज स्टोरी में राइटर हमें क्या बताता है, सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि स्टार्ट करते हैं इस ऐसे को। सबसे पहले तो वो कंपैरिजन करते हैं स्टार्स का और अर्थ का। जैसे कि आप देखते हैं कि स्टार्स, जब रात के वक्त आप आसमान की तरफ नज़र उठाते हैं तो आप देखते हैं कि देयर आर इमेंस नंबर ऑफ़ स्टार्स। ठीक है, वी कैन सी ऑन स्काई एट नाइट टाइम। तो वो स्टार्स का और अर्थ का कंपैरिजन करता है। चूँकि हम लोग यहाँ ज़मीन से आसमान को देखते हैं तो स्टार्स बहुत थोड़े नज़र आते हैं, आई मीन टू से बहुत साइज़ में बहुत छोटे नज़र आते हैं, बट दे आर नॉट सो मच टाइनी। ये बहुत ह्यूज और बहुत बड़े हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैं। तो एक राइटर क्या कहता है कि ज़मीन सितारों के मुकाबले में इतनी छोटी है कि अगर सैकड़ों ज़मीनें भी हों तो वो एक सितारे में पूरी आ जाएं। ओके, तो वो स्टार्स का और अर्थ का कंपैरिजन करता है फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर वो बात करता है साइज़, स्टार्स के साइज़ की। ठीक है, अब साइज़ की बात करते वो क्या कहते हैं कि वो स्टार्स इतने ज़्यादा और इतने बड़े हैं कि इसमें जो है वो बहुत सारी ज़मीनें इसमें पूरी आ सकती हैं। और फिर वो बात करता है कि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा तादाद है कि दुनिया के जितने भी सहरा हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं, रेत के ज़र्रात हैं, और उन तमाम तर ज़र्रात से भी ज़्यादा स्टार्स की तादाद है। ठीक है,
फिर उसके बाद वो बात करता है डिस्टेंस की। अब इतने ज़्यादा, अब देखिए रेत के ज़र्रों के साथ उसने कंपेयर तो कर दिया कि स्टार्स जो है वो इतने ज़्यादा हैं कि जितने ज़्यादा रेत के ज़र्रे हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा। तो ग्रेन्स होते हैं ज़र्रात, दाने, ठीक है, रेत के। तो क्या कहता है कि रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा तादाद है अर्थ। तो आप सिर्फ एक बंच लें, एक मुट्ठी लें मिट्टी की, और उसके अंदर रेत आए तो उसमें बहुत सारे रेत के ज़र्रात आ जाते हैं। तो वो बात करता है कि दुनिया की जितने भी साहिल हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं, उन सब की रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा जो है वो स्टार्स की तादाद है। अब इतने ज़्यादा हैं तो हम लोगों के माइंड में फ़ौरन आ जाता है कि वो बहुत, दे वुड बी लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के क्लोज़ नहीं है। वो एक तारा दूसरे स्टार से बहुत ज़्यादा दूर है। और फिर वो इनके डिस्टेंस की बात करता है, और वो क्या कहता है कि देयर इज़ वास्ट डिस्टेंस अमंग दो स्टार्स, क्योंकि स्पेस बहुत वसी है, बहुत वास्ट है, और एक स्टार दूसरे स्टार से मिलियंस ऑफ माइल्स अवे है, यानी लाखों हज़ारों मील दूर है, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई स्टार दूसरे स्टार के करीब आ जाए। और वो इस डिस्टेंस को समझाने के लिए शिप की मदद से जो है वो हमें समझाने की कोशिश करता है, जैसे एक समंदर हो और समंदर पर एक जहाज़ अकेला सफ़र करता है और दूसरा जहाज़ उससे जो है बहुत ज़्यादा दूर, लाखों मील दूर होता है, बिल्कुल वैसे ही एक स्टार दूसरे स्टार से मिलियंस ऑफ माइल्स दूर होता है। और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टार दूसरे स्टार के करीब आ जाए, जैसा कि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं कि वह कुल्लुन फ़ी फ़लकी यस्बहून, सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया कि हर जो चीज़ है, हर तारा, हर अजसाम अपनी मिदार में ही गर्दिश कर रहा है। तो हर स्टार, हर मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ऑर्बिट में, अपनी मिदार में गर्दिश कर रही है, और वो दूसरे के रास्ते में नहीं आती। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हवाला दिया कि नहीं है मुनासिब चाँद के लिए कि वो आप पकड़े सूरज को, और नहीं मुनासिब सूरज के लिए कि वो आप पकड़े चाँद को, ठीक है। तो हर चीज़ अपनी ऑर्बिट में मूव कर रही है। अच्छा, साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि ऐसा तो अव्वल पॉसिबल है ही नहीं कि एक स्टार दूसरे स्टार के करीब आ जाए, लेकिन थाउजेंड्स ईयर्स बैक एक रेयर, नायाब वाक़या हुआ था, एक रेयर इवेंट हुआ था, जिसमें एक स्टार दूसरे स्टार के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, ठीक है। और वो रेयर इवेंट क्या है? वो उस रेयर इवेंट को आज कल यानी राइटर्स ने और साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया है, यानी बड़ा धमाका। अब वो बड़ा धमाका क्या है, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर राइटर क्या कहता है? राइटर कहता है कि अच्छा, वो बिग बैंग क्या था? एक्चुअली बिग बैंग में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक इमेजेस के थ्रू बताना चाहूँगी कि अच्छा, स्टार्स मूवमेंट एज शिप ये हमने बात कर ली है। फिर बिग बैंग की हम बात करते हैं कि बिग बैंग क्या था। एक्चुअली सर जेम्स जीन्स अपनी इस चैप्टर में बताते हैं कि जो स्टार्स हैं वो ब्लेजिंग बॉल्स ऑफ फायर्स हैं, आग की जलती हुई गेंदें हैं, ठीक है। और सूरज भी चूँकि आग की एक जलती हुई बड़ी गेंद है, तो जो स्टार्स, ये हम फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर सन है, तो बाकी स्टार्स भी आसपास इसके मूव कर रहे हैं, और सन जो है वो एक ब्लेजिंग बॉल ऑफ फायर है, ठीक है। फायर बॉल कह दें, एक आग की गेंद कह दें, ठीक है इसको। अच्छा, राइटर क्या कहते हैं कि एक ऐसा नायाब वाक़या हुआ। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है कि एक स्टार दूसरे स्टार के करीब आ जाए। थाउजेंड्स ईयर बैक ऐसा हुआ कि एक स्टार, एक तारा, ठीक है, मूव करता हुआ ब्लाइंडली स्पेस में मूव करता हुआ सूरज के इतना करीब गया कि सूरज की जो आग थी उसने मूव करना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब जब वो इतनी स्पीड से वो उसके बहुत ज़्यादा करीब जा रहा था, तो डेफिनेटली आग ने तो हिलना था। जैसे आप आग जलाते हैं और जब उसके करीब बहुत कोई चीज़ जाती है बड़े प्रेशर से, तो वो आग हिलती है। तो इसी तरह से आग ने मूव करना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया। अब वो जैसे जैसे इसके करीब से करीब तर जाता गया, तो वो आग जो है वो इतनी हिली और इतना मूव किया, टाइडल पुल जो है वो इस पर रेज़ हुई, लहरें पैदा हुई, और आग की लहरें जो है वो इकट्ठी होती गई, और यहाँ तक कि आग का एक वो ये मिस शेप हो गया और आग का एक माउंटेन बन गया,
ठीक है। अब वो जितना करीब गया और इतना करीब गया कि टकराया नहीं, और जैसे ही इसके करीब जाकर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और जब तेज़ी से इसने मूव किया, यानी इसने अपना रास्ता बदला, हम कह सकते हैं कि जैसे ही वो बहुत करीब गया तो पहाड़ बड़े से बड़ा होता गया, और जैसे ही ये इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की स्टार ने और ये इससे दूर गया, तो वो जो आग की लहरें बनी थी वो इसके पीछे आई। जैसे कि आप किसी आप देख सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ के करीब जाते हैं या किसी व्हीकल के करीब होते हैं, या गाड़ी जब गुज़र रही होती है, ट्रेन, और आप उसके पास खड़े होते हैं, तो वो आपको अपनी तरफ खींच रही होती है, ठीक है, आपके कपड़े अपनी तरफ उड़ा रही होती है, वो खींच रही होती है। तो वो जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो दबाव था, यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जो टाइडल वेव्स थी, लहरें थी, जो माउंटेन बन गया था, वो इसके पीछे जो है वो पुल हुआ, ठीक है। जैसे ही वो तेज़ी से स्टार वापस गया, पलटा और उसने अपना रास्ता चेंज किया, तो वो जो आग थी वो इसके पीछे आई, और जैसे ही वो माउंटेन जो था वो प्रेशर की वजह से वो माउंटेन टूट गया, ओके। और माउंटेन जो है वो डिफरेंट पीसीज में डिवाइड हो गया, कोई पीस कहीं गिरा, कोई पीस कहीं गिरा, और कोई पीस कहीं गिरा। तो वो डिफरेंट एरियाज़ में वो पीसीस जो है वो फैल गए, और कोई बहुत दूर गिरा, जो बहुत करीब गिरा वहाँ पर वो आग, क्योंकि आग के ज़्यादा करीब था तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, कुछ कहीं कोई कहीं गिरा। तो ज़मीन उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, खला चूँकि ठंडी थी, खला में गिरने से ये आग के टुकड़े जो है वो सॉलिड मैसेज बन गए, ठीक है। और हमारी ज़मीन उनमें से एक से है, और इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। दे वंस वर द पार्ट ऑफ अ फायर बॉल सन। कभी ये सूरज का हिस्सा थे ये टुकड़े, फिर वो रेयर इवेंट हुआ, वो सितारे वाला वाक़या हुआ, जिसकी वजह से वो आग का जो माउंटेन बना था वो टूटा और खला में गिरा, और वो टुकड़े जो है वो प्लैनेट्स कहलाते हैं, और हमारी ज़मीन उनमें से एक है। और फॉर्चुनेटली हमारी ज़मीन जो है वो इस ऐसी जगह पर स्पेस में गिरी जहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, और ना ही वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है, और ना ही सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है। लाइक जो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जैसे मार्स और बाकी दूसरे सैयारे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हमारी ज़मीन जो है ऐसी जगह पर जो है वो फॉल की जहाँ पर सूटेबल टेम्परेचर है और लाइफ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। और जो बहुत दूर गिरे वो जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है और वो बहुत कूल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये रेयर इवेंट है, ठीक है, जिसकी राइटर ने बात की इस चैप्टर में, जिसको बिग बैंग, एक बड़ा धमाका का नाम दिया गया है। तो ये एक धमाका ही था कि सूरज को जो है वो टूटा और फटा और उसके टुकड़े जो है वो खला में गिर गए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम हुई, सोलर सिस्टम की क्रिएशन हुई। ये जो निज़ाम शमसी है ये पूरा डेवलप हुआ। दीज ब्रोकन पीसेस स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्योंकि ये सूरज का हिस्सा थे, सूरज से जुदा हुए थे, तो इन्होंने सूरज के मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सूरज के राउंड रिवॉल्व कर रहा है और अपना चक्कर जो है वो एक लिमिटेड टाइम में पूरा करता है। फिर उसके बाद ये भी अपना, तो हर चीज़ जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। और आप सोलर सिस्टम जैसे कि पढ़ते आए हैं साइंस में, तो सोलर सिस्टम इस तरह से बना है, ठीक है। तो इसकी बात राइटर ने की है इस चैप्टर में, ठीक है, क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ये अब ज़मीन बन तो गई है और ज़मीन ने सूरज के गिर्द घूमना तो शुरू कर दिया, लेकिन अब इसमें लोग कैसे पैदा हुए। हम तो बीइंग मुस्लिम ये बिलीव करते हैं ना कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से हुई है। अल्लाह फरमाते हैं कि कुन फयकून, के हो जा तो वो हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया 6 दिनों में, ठीक है, और फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जो हुए। तो लेकिन साइंस जो है किसी रिलीजन को नहीं मानती, वो किसी कस्टम को नहीं मानती, वो किसी ट्रेडिशन को नहीं मानती, वो किसी बिलीफ पर यकीन नहीं रखती, वो लॉजिक्स, रीजंस और थेरीज़ पर बिलीव रखते हैं, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कहते हैं कि सोलर सिस्टम हुआ, और ये सोलर सिस्टम, ये बिग बैंग हुआ और सोलर सिस्टम डेवलप हुआ, और सूरज ने जो है ज़मीन ने सूरज के गिर्द मूव करना शुरू किया, और इस पर लाइफ कैसे डेवलप हुई। अब लाइफ की क्रिएशन के बारे में वो बात करता है राइटर नेक्स्ट पैराग्राफ में, और क्या कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ लाइफ कैसे थी। अब वो कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ लाइफ इस तरह से ज़मीन पर हुई कि पहले जो था
ज़मीन पर जो है वो स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स पैदा हुए, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स यूनिसेल्यूलर, जिसमें जो कि मतलब बहुत इतने सिंपल ऑर्गेनिज़म्स थे जिनका काम सिर्फ जो है वो बनना और मरना था। दे वर नॉट एबल टू डेवलप इनटू, दे वर नॉट एबल टू क्रिएट समथिंग एल्स। तो उनका वो यूनिसेल्यूलर थे और सिंपल ऑर्गेनिज़म्स थे, ठीक है। उनकी डेवलपमेंट जो है वो नई किसी और क्रिएशन की तरफ नहीं जाती थी। फिर वो सिंपल ऑर्गेनिज़म्स जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स और जनरेशन में जो है डेवलप हुए, और उनकी कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स जनरेशन की कॉम्बिनेशन से फिर आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन बींग्स जो है वो लास्ट होमोसेपियंस ह्यूमन बींग्स जो है वो वजूद में आए, जिनके पास इमोशंस भी हैं, एम्स एंड एम्बिशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, रिलीजन भी है, कस्टम्स भी हैं, ठीक है। दे हैव लिविंग स्टैंडर्ड्स एज वेल। तो ह्यूमन बींग जो है वो इस तरह से एग्जिस्टेंस उनकी पॉसिबल हुई, ठीक है। बिग बैंग हुआ, सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ, और सोलर सिस्टम लाइफ अर्थ जो है उसमें से एक है। और ज़मीन पर फिर लाइफ की क्रिएशन कैसी हुई कि पहले जो है वो छोटे छोटे जानदार, छोटे छोटे जो है वो जरसूमे पैदा हुए, जिनकी मदद से जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स आए। फिर उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म से एक कॉम्प्लेक्स जनरेशन डेवलप हुई, और वो जनरेशन डेवलप होते होते ह्यूमन बींग्स तक आए। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, कि इंसान की जो इंसान कैसे बना है। जैसे आप लोगों ने ये एक स्टीरियोटाइप कह दें या एक फैक्ट, ये एक सुना होगा कि इंसान जो है वो चिंपैंजी था, और फिर उसके बाद ये हुआ, और वो डेवलपमेंट होते होते इंसान अल्टीमेटली न्यू शेप में आ चुका है, जो कि ह्यूमन बींग है, जिसके पास इमोशंस, फीलिंग्स और एम्बिशंस हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है राइटर कहता है कि ये ज़मीन पर तो लाइफ क्रिएट हो गई, लेकिन जो बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जो इस टुकड़े के गिरे हुए हिस्से हैं, वहाँ पर लाइफ नहीं है। वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर सूटेबल टेम्परेचर नहीं है। हमारी ज़मीन एक ऐसी जगह पर गिरी थी जहाँ पर सूटेबल टेम्परेचर था, ठीक है, ना तो ज़्यादा गर्मी थी ना ही ज़्यादा सर्दी थी, ठीक है। और फिर राइटर क्या कहते हैं कि हमें बाकी पूरी यूनिवर्स में कहीं पर भी लाइफ की अपीयरेंस नहीं नज़र आती, सिर्फ ज़मीन ही है जहाँ पर लोग आबाद हैं, जहाँ पर लिविंग बींग्स हैं। तो पूरी दुनिया खाली है, एंड वी आर लोनली ऑन अर्थ, वी आर लोनली इन यूनिवर्स। तो जब आप अकेले होते हैं तो डर तो लगता है। तो राइटर क्या कहते हैं, वी आर लोनली, सो दिस होल यूनिवर्स इज़ फ्राइटफुल फॉर अस, हमारे लिए खौफनाक है, ड्राउनी है, हमें डर लगता है क्योंकि हम अकेले हैं, और इतनी वसी है कि हम इसकी वसअत को समझ नहीं पड़ पाते, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती उससे डर लगता है, लाइक, ठीक है। सो राइटर क्या कहते हैं, यूनिवर्स इज़ वेरी फ्राइटनिंग फॉर अस। और पॉसिबिलिटी, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ सिर्फ ज़मीन पर है, बाकी तमाम तर सैयारों पर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ नहीं है, या हमारे इल्म में नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो राइटर क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर सूटेबल टेम्परेचर नहीं है। तो कंडीशंस हैं, लाइफ की एग्जिस्टेंस की कुछ कंडीशन हैं, कुछ शर्तें हैं कि अगर वो शर्तें पूरी करेंगे तो लाइफ जो है अवेलेबल हो सकेगी। अब लाइफ की एग्जिस्टेंस की कंडीशंस क्या क्या हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम लोगों को देखते हैं कि सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, कि ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो कि लाइफ वहाँ पर मेल्ट अवे हो जाए, पिघल जाए, ठीक है, और ना ही इतनी ज़्यादा सर्दी हो कि हर चीज़ फ्रीज़ कर जाए, ठीक है। सूटेबल टेम्परेचर का होना सबसे मेन और प्राइमरी कंडीशन है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ पर ही है, किसी और प्लैनेट पर ये नहीं है। फिर उसके बाद राइटर लास्ट में बात करता है टेम्परेचर बेल्ट्स की, ठीक है, यानी ऐसे हल्के जहाँ पर जो है वो ज़िंदगी पॉसिबल हो। यानी आप हम बात करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर अंदर जो है वो लाइफ पॉसिबल है, दिस इज़ टेम्परेचर बेल्ट। इससे बाहर निकले तो या तो आप पिघल जाएंगे या तो आप फ्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइफ बेल्ट्स टेम्परेचर बेल्ट्स होते हैं, हल्के होते हैं जहाँ पर, और राइटर क्या कहता है कि वो टेम्परेचर अर्थ पे भी जो है वो टेम्परेचर बेल्ट्स लिमिटेड हैं,
और राइटर ने इस पूरे चैप्टर में यही बात की है। तो हमारा ये चैप्टर था डाइंग सन। अब इसकी डिटेल्ड समरी हम लोगों ने कर ली है, और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद इसको हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।